हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से सुबह क्लास नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से जो है आज शाम को क्लास करनी पड़ी। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का जो है आंतरिक, कैसे बनी हुई पृथ्वी। ठीक है। और फिर पढ़ेंगे चट्टान, ज्वालामुखी और भूकंप। आज ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे और इन्हीं के जो है हम कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह से है। ठीक, इसमें वैज्ञानिकों में मतभेद है, सही से इसको नहीं जान पाए कि कैसे बनी हुई है। लेकिन कई तरीकों से जो है रेस द्वारा और डेंसिटी द्वारा कई तरीकों से इसका विश्लेषण किया गया है। तो उसी के आधार पे हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह है। ठीक है। आपके सामने ये फिगर है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये पृथ्वी हमारी हो गई। ये मेनली जो है इसमें 3 तरह की परतें हैं। ठीक है। सबसे ऊपर वाली परत को बोलते हैं क्रस्ट, और बीच वाली को बोलते हैं मेंटल। ये जो देख रहे हैं आप रेड कलर की है। ठीक है। और ये आपकी ये आउटर कोर हो गई और ये आपकी इनर कोर हो गई। ठीक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें तीन तीन तरह की परतें होती हैं। मेनली 3 होती हैं, फिर उनको बाद में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट होती है, क्रस्ट। नंबर 2 में होती है मेंटल, और नंबर 3 में होती है कोर। ठीक है। क्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भू प्रॉपर्टी। मेंटल को क्या बोलते हैं? आवरण। और कोर को क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग। ओके। अब जैसे मेंटल हो गया तो इसको अब 2 पार्टों में से डिवाइड कर दिया गया कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है। जैसे कोर को भी देखो यहाँ पे आउटर कोर, इनर कोर। जैसे मेंटल को भी आउटर आउटर मेंटल, इनर मेंटल। लेकिन मेनली जो है 3 इसके जो है भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। हम देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्रस्ट में, यानी भू प्रॉपर्टी में, सबसे पहले अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी में कौन से तत्व की अधिकता होती है। ठीक है। ये मेनली किस तत्व से बना होता है, तो आपको याद रखना है सियाल, सियाल, सीमा और निफे। ठीक। तो मेनली जो हमारा क्रस्ट होता है, भू प्रॉपर्टी, ये किन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है? सिलिकॉन, ये एसआई पिन क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। ठीक है। और एल से क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। तो भी मेंटल क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और मैग्नीज। और निफे क्या हो जाएगा? निकिल और आयरन। ओके। इतना क्लियर हो गया? सियाल, सीमा, निफे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है। वर्ड पे ध्यान रखिएगा कि भू प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। तो इसका आंसर होता है ऑक्सीजन। ठीक है। अभी हम इसको और डीपली देखते हैं। मेरे जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट, मेरी 4 इसमें 4 तत्व होते हैं इसमें। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है क्रस्ट की भू प्रॉपर्टी में, नंबर 1 पे रहता है ऑक्सीजन। सॉरी,
और नंबर 2 पे रहता है आपका सिलिकॉन, और नंबर 3 पे रहता है आपका एल्युमिनियम, और नंबर 4 पे रहता है आपका आयरन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे पाया जाने वाला धात्विक तत्व, क्योंकि सिलिकॉन धातु नहीं है, अगर धातु तत्व बोल दिया जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर बोलता है केवल तत्व तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, अगर उसमें धातु बोल देगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, अगर अधातु बोल देगा तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और बनता है कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा अधिक पाया जाने वाला तत्व, अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, ठीक है, इस पूरी पृथ्वी की बात करें तो सबसे अधिक पाया जाता है क्या है, आयरन। ठीक है, और अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में बात करें, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ या तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक, अब हम और थोड़ी उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्रस्ट की थिकनेस यहाँ से दिखाई गई है। ठीक है, तो क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है, 0 से 100 किलोमीटर। ठीक है, क्रस्ट जो है ये 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, वहीं पे मेंटल कहाँ से है, अब ये 100 से, ये लिखा हुआ 100 से 2900, 100 से 2900 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर। और ये कोर कहाँ तक हो जाएगा, 2900 से 2900 से त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या का ही है, त्रिज्या लगभग 6300 होती है, तो ये 6378। ठीक है, यानी कोर जो है 2963 तक किलोमीटर तक ये इस तरह डिवाइड किया गया है। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो लगभग ऊपर का जो डेंसिटी होती है, जो ऊपर की डेंसिटी होती है 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है, ये होती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें कि डेंसिटी पृथ्वी की एवरेज कितनी होती है, इसको तो इसके बीच की होगी, उसकी बीच की लगभग होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, 4 पदार्थ कौन से भूपर्पटी पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व तो कौन सा हो जाएगा आपका, जो है भूपर्पटी पे, अगर केवल भूपर्पटी की बात करेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर कह देगा संपूर्ण पृथ्वी में, भूपर्पटी वर्ड नहीं देगा, अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करेगा तो पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो गए। और ये जो जब नीचे की तरफ हम जाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने का रेट क्या होता है, ये 32 मीटर में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें कुछ थ्योरी दी गई हैं कि जो इनकी बाउंड्री है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री, और फिर ये जो बाउंड्री दी गई हैं, इनको एक नाम, स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। तो हम मेनली देखते हैं पहले क्रस्ट और मेंटल। तो ये क्रस्ट और मेंटल है, तो क्रस्ट और मेंटल
ठीक है, इसकी बीच को बाउंड्री क्या कहते हैं? कोनराड असंबद्धता, ये कोनराड डिसकंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? कोनराड आ कोनराड असंबद्धता, यानी ये यहाँ पे क्रस्ट है, यहाँ से मेंटल शुरू है, तो इस चीज को बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री को, ये जो बाउंड्री है यहाँ पे, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से ये क्रस्ट और मेंटल के बीच की हो गई बात। अब अगर मेंटल और कोर की बात करें, ठीक है, मेंटल और कोर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? गुटेनबर्ग विसार्ड डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता। ठीक, अब अगर इसकी बात करें, ये यहां पे, यानी आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर, ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोल देते हैं? लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता, ओके, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। मेरे लिए ये तीन पूछी जाती है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो ये है, इस बाउंड्री क्या बोलते हैं? कोनराड असंबद्धता। फिर मेंटल और ये आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर भी कह सकते हैं या मेंटल कोर भी कह सकते हैं। मेंटल और आउटर कोर के बीच को क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग विसार्ड असंबद्धता। फिर आउटर कोर और इनर कोर को क्या बोल देते हैं? लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं और थोड़ी सी इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी के जो है, पृथ्वी में लगभग कितने परसेंट जल, कितना परसेंट स्थल, ये जैसे इजी क्वेश्चन है, सबको याद भी होगा। हमारे पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है? जल है, और वहीं पे 29% भाग को क्या घेरे हुए? स्थल घेरे हुए। ठीक है, अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो इसको हम लगभग 70 मान लें और इसको 3 मान लें। ठीक है, तो कितना अनुपात हो जाएगा? 7:3, यानी जल और क्या नाम है, स्थल का अनुपात हो जाएगा 7:3। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 1/3 भाग पे जो है आपका स्थल है, और 2/3 भाग पे जो है आपका क्या है? आपका जल है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं चट्टान। ओके, और ये देखिए भी एक है, यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देखिए भूपर्पटी मेंटल क्रोड, ये हमारा ये क्रस्ट इसको बोलते हैं, ऊपरी परत को। बिल्कुल ये जो भूपर्पटी है नीले कलर की आपको दिख रही है, ये आपका ये मेंटल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेंटल हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आपका कोर हो जाएगा। ठीक है, अब चट्टानें पाई जाती हैं, तो मेनली चट्टानें कितनी तरह की होती हैं? मेनली चट्टानें 3 तरह की होती हैं, ये आपको याद रखना है। 3 तरह की चट्टानें होती हैं। पहले दिन का आपको नाम याद रखना है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये जो है सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, और ये मैग्मा के जमने से बनती हैं। ठीक है, जैसे नीचे हमने देखा था अभी, पृथ्वी का जो नीचे जो है लिक्विड रूप में रहता है, तो जब वो जम जाता है तो इसका जो है निर्माण होता है। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या हैं?
ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट, डायोराइट, गैब्रो। ठीक है, ये स्थूल रहित होता है और जीवाश्म रहित भी होता है। और इसमें मेनली आपका चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज यानी जितने धातु पाई जाती हैं सभी आग्नेय चट्टानी में पाई जाती हैं। ठीक है, जितनी धातुएं पाई जाती हैं और तो ये किसमें पाई जाती हैं, ये आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका अवसादी चट्टान। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टान कैसे बनता है, ये तो मैग्मा के लावा जमने से बन जाता है। ठीक, अवसादी चट्टान कैसे बनता है, अवसादी चट्टान में क्या रहता है कि जो थोड़े बहुत जैसे टुकड़े रहते हैं, ये चट्टानों के टुकड़े हो गए और जीवाश्म हो गए, पेड़ पौधे जैसे दब गए, ठीक है, प्रकृति के कारक हो गए, उनके दबने से जब बहुत सालों तक दबा रहता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उससे क्या बन जाता है, हमारा अवसादी चट्टान बन जाता है। ठीक है, तो इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप एक से एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, सबसे मेन इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर। आपका बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है, सेल हो गया, ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, लिग्नाइट कोयला हो गया, यानी कोयला है लिख लीजिए आप, कोयला पाया जाता है। बलुआ पत्थर, सेल, चूना, ठीक है, कोयला, ये आप औषधि चट्टान के हैं। और इसको भी लिख लीजिए आप, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो घरों में लगवाते हैं हम, बेसाल्ट, ठीक है, डायोराइट, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान क्या होती हैं, ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं और सबसे अधिक मजबूत होती हैं। औषधि चट्टान क्या होती हैं, चट्टानों के जो है टुकड़े और प्राकृतिक कारक जैसे जीवाश्म हो गए या पेड़ पौधे हो गए, तो ये जो है जमने से बहुत सालों तक जब दबे रहते हैं तो रासायनिक क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप हमारी औषधि चट्टानें बन जाती हैं। और रूपांतरित चट्टान किससे कहते हैं, अब कुछ रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो है इन दोनों चट्टानों का भी रूपांतरण दूसरी चट्टानों में होता है। ठीक है, तो इन दोनों के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, यानी आग्नेय चट्टान है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट कोई भी चट्टान है, तो कुछ जब बहुत साल बाद जब से दबी रहती है तो उसमें जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उसके बाद रूपांतरित होती है और रूपांतरित चट्टान बन जाती है। नाम ही से पता चल रहा है। ठीक है, और मेनली अवसादी चट्टान में आपको ये याद रखना है कि जो खनिज तेल वगैरह होता है, खनिज तेल वैसे भी जैविक तेल कहलाता है, तो इसमें आप हमने बताया है कि जो है जैविक दबने से, जो है जैविक पदार्थ जमने से औषधि चट्टान बनता है, तो खनिज तेल मेनली तुम्हारा इसी में पाया जाता है। ठीक है, खनिज तेल, कोयला, ठीक है, ये आपका औषधि चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें रूपांतरित चट्टान, तो रूपांतरित चट्टान जब ये दोनों चट्टानों के पदार्थ जो है रूपांतरित होते हैं तो रूपांतरित चट्टान बनते हैं। अब इसमें देखिए दिया गया है, जैसे ग्रेनाइट जो है अगर रूपांतरित होगी तो उसको है नाइस बोलते हैं, नाइस में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, बेसाल्ट हो गई, ये एम्फोबोलाइट में जो है रूपांतरित हो जाती है। गैब्रो हो गए, सर्पेंटाइन में जो है रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, बलुआ पत्थर अभी मैंने बताया था, ये क्वार्टाइजाइट में जो है रूपांतरित हो जाती है। चूना पत्थर संगमरमर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेल जो है स्लेट में जो है रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, कोयला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी कोयला से जो है कोयले की खदान में हीरा खोजना, आपने कहावत सुनी है, यानी कोयला में जब बहुत सालों तक दबा रहता है तो वो किसमें रूपांतरित हो जाता है, हीरा। ठीक है, यानी कोयलों की हीरा बना देना, आपने कई ऐसी कहावतें सुनी होंगी। तो कोयला जो है औषधि चट्टान है और ये किसमें रूपांतरित होता है, ग्रेफाइट या हीरा में। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे कि जो है ये अपर रूप है कार्बन के दोनों। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो है कुचालक होता है, वहीं पे हीरा जो है कुचालक होता है। ठीक है, और सबसे कठोर जो है हीरा होता है। हीरो को जो है इसकी हार्डनेस बहुत अधिक होती है तो इसको कटिंग में यूज करते हैं हीरा को। और ये क्यों चमकता है, क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, ये सब क्वेश्चन आते हैं, के कारण ये अधिक चमकता है। अब देखिए जो रूपांतरित चट्टानें हैं अब फिर से ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, पुनः रूपांतरित चट्टानें। तो स्लेट है, स्लेट देखिए सेल से औषधि चट्टान से चेंज होकर स्लेट बनी थी,
तो स्लेट फिर से रूपांतरित हो गई तो क्या बन गई, सिस्ट बन गई, और सिस्ट जो है फिर से रूपांतरित हो गई तो क्या बन गई, फाइलाइट बन गया। ठीक है, ये बुक से जो है आप देख लीजिएगा, और इसके और भी एग्जाम्पल हैं, तो इसको एग्जाम्पल जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं ज्वालामुखी। ओके, तो ज्वालामुखी क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ है या कुछ भी है, तो नीचे से जो है ये छेद दरा रहता है, तो यहाँ से गैस, ये देखो लावा निकल रहा है, गैस लावा का जो इस तरह से जो निकलता है फवारे के तरीके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जहाँ से ये निकल रहा है तो ये कप की तरीके बना हुआ है ना, ये देखिए जहाँ से निकल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे तो ये उठा उठा हुआ है, लेकिन बीच में ये दबा हुआ, तो ये जो कप की तरीके रहता है इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ये कप की तरह जो संरचना है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्वेश्चन यही से बनता है कि जो कप नुमा, ये जो कप नुमा जो है इसकी संरचना है तो क्या बोलते हैं, क्रेटर। ठीक है, अब देखिए जो लावा वगैरह यहाँ से ये आ रहा है, ये जो जम गया है, ठीक है, तो ठोस ये बन जाता है, यहाँ जम गया, ठोस बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंडर। ये जो लावा जम गया है, तो क्रेटर किसको बोलते हैं, ये जो कप नुमा, ये जो मुख है, ये ज्वालामुखी का जो मुख है कप नुमा, उसी को क्या बोलते हैं, क्रेटर। ठीक है, ज्वालामुखी का मुख। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है मेनली वनडे एग्जाम में, और जहाँ तक जो 10+2 के जितने भी एग्जाम है, सिपाही, वीडियो, क्लर्क या लेखपाल, तो उसमें इसी तरह के फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब क्यों कहते हैं, उद्गार क्यों होता है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो 12th लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो उनमें सफलता का मूल मंत्र यही कि आप जितना फैक्ट याद कर पाएँ। ठीक है, और इस तरह से पिक्चर देख के या समझ के चीज़ों को लिंक करके याद करेंगे तो चीज़ें हमको भूलती नहीं है और हमको आसानी से याद हो जाती हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी के हम प्रकार देख लेते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, पहला ज्वालामुखी क्या हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसके नाम से पता लग रहा है कि सक्रिय मतलब ये, इससे जो है ज्वालामुखी हमेशा ज्वाला निकलती रहती होगी। ठीक है, तो ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, यानी अक्सर इससे उद्गार होता रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वो ज्वालामुखी जिससे उद्गार अक्सर होता रहता है उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे इटली का एटना, इटली का एटना और इस्तांबुली। ठीक है, अभी लोअर पीसीएस में पेपर में क्वेश्चन आया था कि एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे है, इटली में है। अभी हम जब आपको विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे, तो जब हर एक जो है यूरोप, जैसे यूरोप की कंट्री है ये इटली, तो उसमें जो है ये आएगा, तो हम हर एक देश के बारे में, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, तो हम फिर डिस्कशन जो है स्पेशल डिस्कशन करेंगे, तो इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, कौन सा पर्वत है इस देश में, इटली में, और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इटली को, ठीक है, इटली हो गया, तो इटली में एटना और इस्तांबुली ये 2 पाए जाते हैं। ठीक है, और इस्तांबुली जो भूमध्य सागर के पास है, तो इसमें जो है हमेशा जो है गैस प्रज्वलित रहती है, तो इसको हम वहाँ का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ये भूमध्य सागर के पास है इटली, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। इस्तांबुली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, क्योंकि हमेशा इससे उद्गार होता रहता है तो वहाँ प्रकाश छाया रहता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट देखते हैं, तो दूसरा हमारा हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त यानी सोना। ठीक है, यानी आदमी जग रहा है, वो कभी भी जग सकता है। प्रसुप्त मतलब सोना होता है, यानी सोया हुआ है,
कभी भी जग सकता है, ये हमेशा सक्रिय है, ये प्रस्तुत यानी सो रहा है लेकिन ये जग सकता है। तो इसके नाम ही में इसका जो है डिफिनीशन जुड़ी हुई है, यानी ऐसे जो है ज्वालामुखी जिनमें मतलब अतीत में अभी तो नहीं हुआ है लेकिन ये कभी भविष्य में फूट सकते हैं, यानी कभी भविष्य में इनका उद्गार हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फ्यूजियामा, जापान में है ये फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान में है। आप समझ लीजिए, आपके पास बुक होगी तो बुक से जो है मेनली पढ़ लीजिए, और जो कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स छूटे जा रहे हैं, कुछ तथ्य छूटे जा रहे हैं, तो अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि इसके काफ़ी 150-200 क्वेश्चन हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे तो बाकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अब हमारे साथ आप बुक से भी अध्ययन हमारे साथ करते जाइए। ठीक, और नंबर 3 में क्या है, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, और शांत ज्वालामुखी तो ये इसके वर्ड शांत यानी शांत है ये। ठीक है, तो ये ना कभी कभी उद्गार इसमें हुआ है ना भविष्य में कभी होगा। तो ऐसी ज्वालामुखी जो ना कभी जिसमें हुआ है अतीत में उद्गार ना कभी होगा, तो इसको बोलते हैं हम शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसमें जो मेन है कोह, कोह सुल्तान, ये एग्जाम्पल है, कोह सुल्तान या देवमंग। और जब हम पूरा विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो हम सब ये पढ़ेंगे, ये ईरान में है। ठीक है, और कीली मंजारो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये कीली मंजारो कहाँ पे है, ये हमारा अफ्रीका पे है। ये सब क्या है, शांत ज्वालामुखी हो गए। ओके, तो 3 तरह की ज्वालामुखी हो गई, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। पर सक्रिय जो हमेशा उद्गार होता रहता है, प्रसुप्त जो अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, शांत ज्वालामुखी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और डिफिनीशन है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक ये जो है एक यहाँ पे जब प्रसुप्त अवस्था हो जाती है यानी उद्गार हुआ, जब उद्गार बिल्कुल अपने नीचे चरण में होता है। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे उद्गार जो है खत्म हो चुका है, लावा वगैरह नहीं निकल रहा है, तो धुआं निकलता रहता है। ठीक है, जब धुआं निकलता रहता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ये अंतिम अवस्था है, इसको हम बोलते हैं धुआंरे। उसी से वर्ड बना है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यू मेरोल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, धुआंरे, यानी ज्वालामुखी की अंतिम क्रिया है यहाँ पे। तो गंधक युक्त, यानी जब गंधक की स्मेल आती है इससे, तो इस तरह के धुआं को क्या बोलते हैं, सोल फतारा। गंधक युक्त तो क्या बोलते हैं, ये जब गंधक युक्त तो धुआं निकलता है, गंधक की महक रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल फतारा। क्या बोलते हैं, सोल फतारा। ठीक है, तो एक इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जो अलास्का है, अलास्का जो है अमेरिका में है, तो ये जो कटमई, कटमई जो ज्वालामुखी है कटमई पर्वत पे, तो यहाँ पे ये जो है ये निकलता रहता है इस तरह का धुआं, उसको बोल देते हैं हजारों धुआरों की घाटी। हजारों, यहाँ क्योंकि छोटे छोटे कई हैं, हजारों धुआरों की, यानी अमेरिका के जो है अलास्का जो पर्वत श्रेणी है, वहीं पे कटमई में हजारों धुआरों की घाटी बोलते हैं। ठीक है, गंधक युक्त यहाँ निकलता रहता तो इसको हजारों धुआरों की घाटी बोल देते हैं। इसी तरह जो है ईरान का कोह सुल्तान भी जो एक धुआंरा है। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी है, ये जब उद्गार हो रहा है, ये उद्गार हो रहा है तो ये फवारा टाइप का जो निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको गेसर बोलते हैं। फवारों को गेसर बोलते हैं। तो कितनी टर्मिनोलॉजी हो गई, ये कप नुमा जो बना हुआ है। ठीक है, ये जो कप नुमा जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। और जो ये ठंडा होके ये जम जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंडर बोलते हैं। और यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं, धुआंरे बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हमको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। आगे है हमारा भूकंप।
ठीक है। भूकंप आप जानते हैं कि इसमें पृथ्वी जो है हिलने लगती है, आंतरिक जो है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं पृथ्वी में, चट्टानें वगैरह जो है इनका इधर से उधर चट्टानें फिसलती हैं, जिससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है। अगर ये प्रक्रिया जो है सागर में होती है, इसको सुनामी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको पता होगा कि भूकंप मेनली, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। भूकंप मेनली 3 तरंगे होती हैं। एक पी तरंगे, जहां से क्वेश्चन आता है हम वही पढ़ा रहे हैं, एस तरंगे और एल तरंगे। 3 तरह की तरंगे होती हैं, पी एस एल। इसको प्राथमिक या प्राइमरी तरंगे भी बोलते हैं। तो प्राथमिक तरंगों की जो है क्या 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 इसमें क्या क्या खूबियां हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। ये प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती, प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती, प्रत्येक माध्यम में ठोस द्रव गैस, ये प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है और इसकी सबसे ज़्यादा अधिक गति होती है। नंबर 2 क्या है, सबसे अधिक इसकी गति होती है, गति सबसे अधिक होती है, और ये जो है ये किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है। अब दूसरी तरंगे जो यस तरंगे होती हैं, ठीक है, ये केवल ठोस में जा सकती हैं, ये केवल ठोस में गमन करती हैं। प्राथमिक तरंगे जो है ये प्रत्येक माध्यम में इनकी सबसे अधिक जो है गति होती हैं और सबसे पहले यही पहुंचती हैं। ठीक है। दूसरी तरंगे जो यस तरंगे कहलाती हैं, ये केवल ठोस में चल सकती हैं। ठीक है। ठोस में चल सकती है तो इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। हम आगे पढ़ाएंगे 2 तरह की तरंगे होती हैं, एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है। केवल ठोस में चल सकती हैं तो इनको हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ठीक है। तीसरी तरंगे हैं हमारी एल तरंगे। ठीक है। एल तरंगों को और क्या बोलते हैं, इनको सतही तरंगे भी बोलते हैं, सतही तरंगे। ठीक है। तो ये भी जो है हमारी तीनों, ये भी हमारी तीनों सतहों पे तीनों जो है माध्यम में चल सकती हैं, तीनों माध्यम में चल सकती हैं, सतही तरंगे कहती हैं। और एल तरंगे क्यों बोली जाती हैं, क्योंकि खोज एच डी लव नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ से एच डी लव नामक वैज्ञानिक, इसी से एल जो है यहाँ से लिया गया वर्ड, तो जो इसको लव तरंगे बोल देते हैं। ठीक है। इसका नाम एक आरवेज तरंगे भी है। ये आपको इतनी चीजें इसमें याद रखनी है कि 3 तरह की तरंगे होती हैं। पी एस एल, पी को जो है प्राथमिक तरंग बोल देते हैं, सबसे अधिक गति होती है, सबसे पहले यही तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है। और ये तीनों माध्यमों में चलती है। दूसरी तरंगे हमारी एस तरंगे हो गई, ये केवल ठोस में चलती है, इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोल देते हैं। तीसरी तरंग हमारी एल तरंग हो गई। ठीक है। ये भी तीनों माध्यमों में चलती है, इसको सतही तरंगे भी बोल देते हैं। और एक आप याद रखना कि सबसे अधिक विनाशकारी जो तरंग होती है, ये हमारी एल तरंग ही होती है, सबसे अधिक विनाशकारी। ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि अगर भूकंप आएगा तो उसका मापन कैसे किया जाएगा। अगर भूकंप आए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है। उसी यंत्र से जो है हम इसको नापते हैं, इसकी तीव्रता को। ठीक है। इसके परिमाण को, कि कितना कितना जिसे कहते हैं ना कि 4.7 7 पॉइंट तीव्रता थी, 4 पॉइंट तीव्रता थी, 3 पॉइंट तीव्रता थी। ठीक है। तो इसमें जो है दो, ये एक तुम्हारा ये सिस्मोग्राफ क्या होगा, ये इस यंत्र का नाम है, सिस्मोग्राफ यंत्र से नापते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है दो स्केल रहते हैं। ठीक है। मतलब 3 स्केल रहते हैं, लेकिन हम क्या, तीनों लिख लीजिए आप, 3 स्केल रहते हैं। एक राशि फेरल स्केल, राशि फेरल, दूसरा मार्केली, और तीसरा होता है रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन ये पूछता है रिएक्टर स्केल। ठीक है। किस स्केल पे नापा जाता है भूकंप की तीव्रता, तो रिएक्टर स्केल, तीव्रता इससे नापते हैं। ठीक है। और इससे परिमाण नापते हैं। मार्केली से क्या नापते हैं,
परिमाण नापते हैं, परिमाण मैग्नीट्यूड। मार्केली से परिमाण नापते हैं, एम फॉर मैग्नीट्यूड नापते हैं, और रिएक्टर से तीव्रता यानी इंटेंसिटी, यानी इसकी इंटेंसिटी कितनी रही। ठीक है, तो इसका पाठ्यांक कितना होता है, स्केल कितना होता है, स्केल इसका 1 से 9 होता है। ठीक है, अब जैसे 1 है, 1 तो सबसे मिनिमम हो गया, अब मान लो 1 से 2, यानी कहेंगे अगर 2 तीव्रता का आया है तो 2 तीव्रता का मतलब ये है कि जो 1 में है उससे 10 गुना अधिक तीव्रता है इसकी। ठीक, अब जैसे कहते हैं कि इसकी तीव्रता 3 का भूकंप आया है, तो मतलब ये कि जो अगर जो 2 की तीव्रता थी तो उसकी 10 गुना तीव्रता 3 वाले की है। ठीक है, हमको ये याद रखना है कि 10 गुना अधिक तीव्रता होता है। जैसे 3 में जो भूकंप आया है तो जो 4 में आएगा तो 10 गुना इससे अधिक तीव्रता का होगा। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते नहीं हैं। तो ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा हमने, फिर जो है हमने चट्टान पढ़ी। ठीक है, चट्टान जो है 3 तरह की होती है, ये पढ़ा, फिर इसके बाद हमने ज्वालामुखी पढ़ा और भूकंप पढ़ा। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ज्वालामुखी से भी, भूकंप से भी, और चट्टानों से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो अभी इसमें तथ्य रह गए हैं तो इनको जो हम कल क्वेश्चन कराएंगे, जो इसको 200-300 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे तो और सही से उन तथ्यों पर डिस्कशन हो जाएगा। बाकी आप लोग जो है आप लूसेंट की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए और उसी से जो है दोनों थ्योरी, जैसे हम पढ़ाएं कोई टॉपिक तो थ्योरी जो है उसको पढ़ के बैठिए, ताकि आप वहाँ समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि हम सारे तथ्य इसमें लिख नहीं सकते, लिखने में काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है और लिखने में इसमें आसानी भी नहीं रहती है। तो सारे और जो तथ्य जैसे छूटते हैं हमसे, तो आप जो है बुक ज़रूर पढ़िए। बुक कम से कम आपको 5 बार लूसेंट की सब्जेक्टिव पढ़नी है और 5 बार आपको उसके क्वेश्चन लगाने हैं। तब आपका जो है बेस बिल्कुल आपका मजबूत हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर हम और अपना पेपर सॉल्व करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमारा जो और क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं तक, तो वो भी हमारे कवर होते हो जाएंगे। लेकिन हमको पहले लूसेंट जो है पूरी ख़त्म करनी है। आप ये मान के बिल्कुल चलिए कि लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये पूरा हमको लगाना है, और एक बार नहीं लगाना है, 5 बार लगाना है। ठीक है, ये बिल्कुल मान के चलिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब इसी के हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप जो है इसके क्वेश्चन आप पहले से भी एक बार गो थ्रू लीजिए, एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, ताकि हम कल क्वेश्चन लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आए। ओके, और जो हम पहले पढ़ाए हैं, जो टॉपिक ब्रह्मांड पढ़ाए थे, ठीक है, तो उसको आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।